हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस। पिछले वीडियोस में अपन ने इंडियन पॉलिटी को फिनिश किया था एंड वी वर अबाउट टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी। बट प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते हुए मैंने देखा कि आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले अपन इंडियन आर्ट एंड कल्चर को फिनिश आउट कर देंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स इकोनॉमी। नाउ आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा लेंदी है। इसमें क्या रहता है, आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं और साथ ही साथ कई चीजें आपको बहुत ऐसी रहेंगी जो हो सकता है अपने सिलेबस के बियॉन्ड भी आपको वंस इन अ वाइल शॉक टाइप से क्वेश्चन जरूर मिले। अनलाइक इंडियन पॉलिटी, ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको हमेशा कुछ शॉकिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक मंत्रा इस पोर्शन के लिए ऐसा होता है कि आप जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, उनको समझ लो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कोई भी टफ क्वेश्चंस आते हैं जो बियॉन्ड आते हैं उन्हें आप उन पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इसी लॉजिक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विथ एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि अपन हरप्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हरप्पन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक्सकवेशन हुआ था तो जो पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जिसे एक्सकवेट किया गया था वो थी हरप्पा। इस वजह से इनिशियल साइट एक्सकवेशन के नाम पर इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम हरप्पा सिविलाइजेशन भी पड़ गया। दो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी साइट्स हैं वो हैं हरप्पा और मोहनजोदारो। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों साइट्स आज की डेट में पाकिस्तान के में है। बेसिकली एंटायर इंडस रिवर के आसपास जो कोई भी पूरी की पूरी इंडस रिवर एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो भी एरियाज हैं, यानी कि आप देख सकते हो वेस्ट यूपी से लेकर पूरा का पूरा पाकिस्तान वाले एरिया तक, इंक्लूडिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन कवर रहेंगे। ये सारे के सारे स्टेट्स में बहुत सारे साइट्स एक्सकवेटेड है हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के तौर पर। तो कंटिन्यू करते हैं अपन हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द आर्किटेक्चर इन हरप्पन सिविलाइजेशन। पहला है द टाउन्स वेर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। अब देखिए हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे खास बात है वो इनकी टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग की यदि अपन बात करें तो पूरी की पूरी जो सिटी है उसे बिल्कुल रेक्टेंगुलर पैटर्न में लेट किया गया था, और जितनी भी स्ट्रीट्स थी या लेन्स थी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री के एंगल पे थी, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट के में फ्लो करती, मतलब इनका अरेंजमेंट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में था। अब ये सारी की सारी जो पैटर्न्स थे इनके पैरेलल हर रोड के पैरेलल, जैसे आज की तौर पर अपने ड्रेन्स रहती हैं वैसा ही ड्रेनेज सिस्टम था। सबसे ज्यादा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाया गया है तो वो आईवीसी में ही पाया गया है। बिल्कुल जैसे आज के दौर पर अपने यहाँ ड्रेन्स होती हैं जहां पर बकायदा सेस्पिट्स होती हैं जिन्हें उठाकर साफ किया जा सकता है। हर घर से छोटी छोटी नालियां निकलती हैं जो फाइनली इन पर कनेक्ट होती थी बड़ी ड्रेन्स पे। इस तरीके का अरेंजमेंट था, यानी कि ये बहुत ही मॉडर्न एडवांस्ड टाउन प्लानिंग का सिस्टम था। तो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ऑल राइट। The roads ran in the north south and the east west direction and cut each other at right angle। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है the Harappans however were not known to the burnt mud bricks and it was used only in the early Vedic times। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितने भी टाउन्स की प्लानिंग थी, ड्रेन्स और हाउसेस बिल्ड थे, जो मेगा स्ट्रक्चर बिल्ड थे, वो सारे के सारे बर्न्ट ब्रिक से बने हुए थे। जैसे कि जो आज के तौर पर अपन जले हुए ईंटें यूज करते हैं जिन्हें जला के बनाया जाता है क्ले को, उसी तौर पर किया जाता है। जो सारे के सारे बर्न्ट ब्रिक्स थे वो एक स्टैंडर्ड साइज के हुआ करते थे और उन्हीं को थ्रू आउट हरप्पन सिविलाइजेशन यूज किया गया था। यानी कि ये एक क्या सजेस्ट करता है, यानी कि इतनी यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि डेफिनेट तौर पर एक कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा जो इसको पूरा मैनेज करता होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आर्किटेक्चर के बारे में यदि अपन और समझते हैं तो यहां पर तीन तरीके की मेजर बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जहां पर आम आदमियों के लिए रहने के लिए जगह, इसके अलावा कुछ पब्लिक बाथ्स थे और कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स थे। पब्लिक बिल्डिंग्स में जैसे कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा उनके ऑफिस होंगे,
खाना स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए पब्लिक ग्रेनरीज थी। इसके बाद एक स्पेशल फीचर देखा गया था, दैट इज पब्लिक बाथ। पब्लिक बाथ यानी कि जैसे आजकल गंगा जी में नहाना एक रिलीजियस सेरेमनी मानी जाती है हिंदू कल्चर में, वैसे ही उस समय भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसे रिलीजियस सेरेमनी रहती होगी, इसीलिए पब्लिक बाथ जो बिल्कुल ही एडवांस तरीके से बनाए जाते थे, बाथ के बाजू में बिल्कुल ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम्स थे। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ द बेसिक आइडिया जो मैं आपको आईवीसी के बारे में देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे यूनिक क्या है? टाउन प्लानिंग। बिल्कुल इतना एडवांस टाउन प्लानिंग कभी भी नहीं देखा गया था। देखा गया था ग्रीक या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, कुछ हद तक देखा गया था, बट यहां पर भी इतनी एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इतनी एक्स्ट्रा टाउन प्लानिंग, अच्छी टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। बर्न्ट ब्रिक्स भी यूज किए गए थे, बट यहां पर बहुत ही छोटे स्केल पे बर्न्ट ब्रिक्स को यूज किया गया था। कम्युनिटी मार्केट, कोई भी सिविलाइजेशन होगा तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए कम्युनिटी मार्केट होता ही है, तो ये कोई यूनिक बात नहीं थी। फॉरेन ट्रेड, सारी की फॉरेन ट्रेड हुआ है हड़प्पन में, लेकिन अदर सिविलाइजेशन में भी आप देखोगे फॉरेन ट्रेड कोई अनोखी बात नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी आम बात है। सो टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट यूनिक आइडिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट अ पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। अगेन एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। तो सिटाडेल क्या था ये पहले समझते हैं अपन। अब यदि आप बेसिकली एक ड्रोन व्यू या एरियल व्यू देखोगे सिटीज का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो जो वेस्ट साइड्स हैं, यदि अपन समझते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो वेस्ट साइड है उसे नॉर्मली उठे हुए पोर्शन में बनाया गया था, इसे ग्राउंड लेवल से उठा के बनाया गया था, और ये जो उठा हुआ पोर्शन था इसे कहा जाता था सिटाडेल। अब बेसिकली सिटाडेल क्यों बनाया गया होगा आप समझो। अपन ने क्या देखा, ये सिविलाइजेशन कहां पर बेस्ड है? रिवर बैंक पर सिचुएटेड है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में पूरा का पूरा सिविलाइजेशन स्थित है। तो क्या फ्लड आना इस एरिया में आम बात होगी? बिल्कुल आम बात होगी। तो क्या जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा के बनाना क्लेवर बात नहीं है, एक वाइज बात होगी। तो जितनी भी यदि आप देखोगे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे कि ग्रेनरीज है जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है, या तो सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, या ऐसी बिल्डिंग्स जिसे लंबे समय तक एक जनरेशन के बियॉन्ड कंटिन्यू करना है, वो सारी बिल्डिंग्स को सिटाडेल में पाया गया। और जो आम आदमी के घर हैं, जो गरीब लोग हैं, हम आप जैसे लोग, क्या वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं उठा के फिर से बनाना? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बढ़ जाएगी। तो उनके घर ईस्ट पोर्शन में होते थे जो कि ग्राउंड से लगे हुए थे। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट अ पार्ट ऑफ सिटाडेल? तो ग्रेट बाथ भी क्या होगा? सिटाडेल में सिचुएटेड रहेगा। फायर अल्टर्स फॉर रिलीजियस सेरेमनी, जितने भी मंदिर और रिलीजियस सेरेमनीज होंगे, मंदिर नहीं एग्जिस्ट करते थे आईवीसी में, लेकिन ऐसी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी उसके लिए अलग था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेस, क्या आम जनता उठा के बिल्ड कर सकती है? नहीं। तो ये कहां पर होगा? ईस्ट साइड में, नॉन सिटाडेल एरिया में। स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन, यानी ग्रेनरीज को भी कहां? सिटाडेल के ऊपर ही बनाया जाएगा। बेसिक आइडिया क्या था? लॉन्ग टर्म बिल्डिंग को ग्राउंड से ऊपर उठा के बनाया जाए ताकि फ्लड से उसका डैमेज ना हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिस इज अ बेसिक आइडिया। अब द सील ऑफ पशुपति महादेव वॉज फाउंड फ्रॉम। आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही यूनिक फीचर जो आज के तौर पर भी यूज आप देखोगे वो है सील का। सील किस लिए यूज होती है? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक ट्रेडर हूं और मैं एक दूसरे ट्रेडर को कुछ कॉमोडिटी भेजा, तो मैं क्या करूंगा? वो हो सकता है कोई पैसा हो या कुछ इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी होगा आज के जमाने में, तो मैं क्या कर दूंगा? सील लगा दूंगा। ये सील क्या इंश्योर करेगी कि बीच रास्ते में कभी भी खोला नहीं गया है। सील यानी कि एक तरीके से स्टैंप। या फिर सील को और क्यों यूज किया जाता है आप ये भी समझो कि कभी कभी सील को अपन बाजू में बांध लेते हैं, उसमें कुछ आर्मलेट्स रहते हैं, जैसे जिसमें घर वाले लोग कुछ डाल देते हैं रिलीजियस, ताकि नजर ना लगे, और बेसिकली इन तरीकों से करा जाता है। तो इसे आर्मलेट्स के तौर पर भी यूज किया जाता है, जिसे आर्म में बांध दिया जाता है और उस पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन से के लिए यूज किया जाता है। इन सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसी में से एक सील ऐसी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सील थी। कैन यू अंडरस्टैंड पशुपति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस। यदि आप समझोगे
तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में, किसे वर्शिप करते थे, क्या वर्शिप करते थे, कौन से गॉड को। तो ऐसी सिचुएशन में यदि एक ऐसी सील मिलती है जो भगवान के जैसे आकार को दिखाती है, तो ये दिखाता है कि यानी कि लोग तो रिलीजियस थे आईवीसी के तौर पर। और पशुपति जो हैं वो कहीं ना कहीं अपन महादेव से कनेक्ट करते हैं, यानी कि वैदिक जमाने के पहले आईवीसी जो आया था उसमें भी कहीं ना कहीं महादेव की वर्शिप का कुछ है, डायरेक्टली इन्फर्ड नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसा कुछ सजेस्ट करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पशुपति सील कहां से एक्सट्रैक्ट की गई थी? वो मोहनजोदारो से एक्सट्रैक्ट की गई थी। मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, हो सकता है एक कैपिटल सिटी भी हो आईवीसी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड टू मेक सील। अब सील बनाने के लिए आप खुद सोचो सबसे कॉमन क्या मटेरियल यूज किया जाएगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कोई चीज होगी जो अबंडेंटली अवेलेबल होगी, यानी कि भरपूर मात्रा में अवेलेबल होगी, दैट इज वन थिंग। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ये जो कोई भी ऐसी चीज है इसे इजिली कार्व कर दिया जाए, यानी कि ये सॉफ्ट मटेरियल की बनी हो, तभी इसमें जो कुछ भी लिखना होगा वो कार्व करके लिखा जा सकता है। चाहे पशुपति जी की फोटो बनानी हो या आपको कोई भी स्क्रिप्ट लिखना हो, कुछ लिखना है उसमें, तो आप कार्व करके लिख सकते हो। तो ऐसा मटेरियल इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो था वो था स्टियाटाइट। ये कहां से था? रिवर के बेड से, रिवर वैली के आसपास से पाया गया था। अगेन क्योंकि अपन ने देखा है कि ये बहुत ही रिवर के आसपास सिचुएटेड है, बहुत सारी रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के, इसी वजह से स्टियाटाइट अबंडेंटली अवेलेबल था और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्टोन था, इसीलिए इस पर कार्व करना आसान होता है। और इसी वजह से आप क्या देखोगे, स्टियाटाइट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था सील बनाने के लिए। क्या मैं कह रहा हूं कि सिर्फ स्टियाटाइट यूज किया जाता था? नहीं, लेकिन स्टियाटाइट सबसे ज्यादा यूज किया गया मटेरियल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं Which of the following animals is not shown on the पशुपति सील। ये तेलंगाना पुलिस SI 2016 का क्वेश्चन है। कौन सा एनिमल नहीं शो किया गया है? तो देखो यहां पर राइनो शो किया गया है, राइनो के साथ टाइगर शो किया गया है, बफेलो भी शो किया गया है, लायन नहीं शो किया गया है। तो व्हाट वुड बी द आंसर? लायन इज द आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स में, तो ध्यान रखिएगा। पशुपति सील में आप देखोगे एलिफेंट और टाइगर एक साथ लेफ्ट साइड में बैठे हैं, राइट साइड में आप देखोगे राइनो और बफेलोज बैठे हैं, और नीचे आपको दिखेंगे दो एंटेलोप बैठे हुए। ये कहां पे बैठे हैं? तो एक साधु जैसे इंसान है, वो हेडगियर पहने हुए हैं और इनके आसपास ये सारे एनिमल्स बैठे हुए हैं, इसी को कहा गया है पशुपति सील। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट टेक्निक वाज एम्प्लॉयड इन द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज स्टैच्यू। ब्रॉन्ज क्या हो गया? एक अलॉय हो गया, यानी कि इसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो कभी भी कोई हार्ड मटेरियल को बनाने के लिए आज भी जो टेक्निक यूज की जाती है उसे वैक्स से बनाया जाता है। क्यों वैक्स से बनाया जाता है? क्योंकि वैक्स क्या होती है, इसे गर्म करोगे तो पिघल जाएगी और इसके जो स्ट्रेंथ जो होती है इसे इजीली कार्व आउट किया जा सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, सबसे पहले एक स्टैच्यू बना ली जाती है। उस स्टैच्यू में क्या किया जाता है, जो भी नकाशी करनी होती है, स्कल्पचर करना होता है, वो स्कल्प्ट करके बना दिया जाता है। और उसके बाद जब पूरी की पूरी स्टैच्यू तैयार हो जाती है उसके ऊपर क्या किया जाता है, वंस वैक्स स्टैच्यू इज रेडी, उसके बाद उसके ऊपर क्ले लगा दिया जाता है और बॉटम में छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है। बाद में आग लगा के क्या किया जाता है, जब पूरा का पूरा क्ले सूख जाता है तो आग लगा के वैक्स को हटा दिया जाता है और वो क्ले स्टैच्यू तैयार हो गई। ये एक मोल्ड बन गया। इस मोल्ड में अब जो कोई भी मेटल अलॉय डालना होगा पिघला के डाल दिया जाता है, जिससे ऐसा स्टैच्यू बन जाते हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये आज की डेट में भी यूज होता है। यदि आप कभी भी गांव में जाओगे जहां पर हाथ से अभी भी शिल्पकारी की जाती है, वहां पर यह टेक्निक आज भी यूज की जाती है। पिंचिंग टेक्निक क्या होती है? पिंचिंग टेक्निक यदि मान लो क्ले है, क्ले से जो काट काट के बनाया जाता है, मान लो कोई पहले एक पूरा का पूरा इवन सा सरफेस होगा, यहां से नाक काटी जाएगी, आंख काटी जाएगी, फेस काटा जाएगा, इससे जो पोर्शन को काट काट के निकाला जाता है इसे कहा जाता है पिंचिंग टेक्निक। तो जब क्ले से बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है पिंचिंग टेक्निक। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स अपन ने देख लिया, एक मोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रॉन्ज फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये जो डांसिंग गर्ल है बहुत फेमस है, ब्लैक कलर की है। आप देखोगे तो ओवरऑल अनड्रेस्ड है बट हाथ में कुछ बैंगल्स पहने हुई है और बेंड पोजीशन में है, थ्री बेंड पोजीशन में, जिसे कहा जाता है त्रिभंगा। त्रि मतलब थ्री एंड भंग मतलब बेंड। सो तीन बेंड है उसके बॉडी में, इसलिए इसे त्राइभंगा पोस्चर कहा जाता है। इसके अलावा बुल फ्रॉम कलिबंगन भी डिस्कवर्ड हुआ है और जो डांसिंग गर्ल है इसे भी मोहनजोदारो में फाउंड किया गया है। ये कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक फिगर जो बहुत ही कॉमनली स्कल्पचर मिला था, वो था टेराकोटा का, यानी कि क्ले। अब सिंपल सी बात समझिए, रिवर वैली है तो वहां पर क्ले तो अबंडेंटली अवेलेबल रहेगी, लेकिन क्या क्ले की जो फिगर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? नहीं रहेगी। तो यहां पर जो आम पोल देखा गया, जो इनके जो भी फिगर्स या स्कल्पचर्स पाए गए थे, जिसमें पर्टिकुलर मदर गॉडेसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाया गया है, ये ना सिर्फ मोहनजोदारो में बल्कि बहुत अलग अलग आईवीसी के साइट्स में पाया गया है। इसमें क्या गया है, ये थोड़े से क्रूड थे, यानी कि इनकी जो नकाशी थी उन्हें कम अच्छे तरीके से, कम रिफाइंड तरीके से किया गया था। दैट इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉटरी के लिए। ऑब्वियसली पॉटरी किस लिए यूज किया जाता है? डेकोरेटिव पर्पस के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, या कई बार कोई अल्कोहलिक ड्रिंक को स्टेन करने के लिए भी यूज किया जाता है, फर्मेंट करने के लिए। अब ये इसमें जो सबसे कॉमन पॉटरी थी वो है रेड एंड ब्लैक पॉटरी। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि जो पॉटरी होती है उसके तहत डिफाइन किया जाता है एज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे पेंटेड ग्रे जो पॉटरी होती है वो वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है। ये एक निशान है, यानी कि ऐसी पॉटरी मिलेगी तो आपको कहां मिलेगी? वो वैदिक पीरियड में मिलेगी। ऐसे ही आप देखोगे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है, इस तरीके की पॉटरी आपको मिलेगी महाजनपदास के पीरियड में, या उसके बाद मौर्यन पीरियड में भी मिलेगी। तो ये जो पॉटरी होती है, ये आर्किटेक्ट जो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें बता देती है कि ये किस समय की है, और ये बहुत कुछ बताती है उस समय में कैसा कुछ है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक, रेड क्ले का यूज किया जाता था, रेड मिट्टी का, और उसके ऊपर जो डिजाइन्स बनाए जाते थे वो ब्लैक कलर के उससे बनाया जाता था। आज भी आपको ये मिल जाएगी, बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये जो मिट्टी है, रेड मिट्टी, अपने यहां बहुत इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द आईवीसी वेयर वेर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्नामेंट फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड। अब ध्यान रखिएगा, दोनों मेल और फीमेल ऑर्नामेंट्स पहनते थे आईवीसी में। तो ये ऑर्नामेंट्स किससे बनते थे? बहुत सारे पत्थरों से बनते थे, बीच से बनते थे, स्टियाटाइट से बनते थे, सी शेल से बनते थे, अलग अलग चीजों से बनते थे। अब ये कहां बनेंगे? तो इनके लिए दो पर्टिकुलर एरियाज थे जहां पर मास स्केल में ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। वो कौन से दो थे? लोथल एंड चान्हुदारो। ये दो फैक्ट्रीज थी जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट अपन आते हैं, इसी को यदि अपन समझते हैं, फैब्रिक के लिए हड़प्पन क्या यूज करते थे? कॉटन और वूल, ये दोनों से यानी परिचित थे। नेक्स्ट आप बात करोगे, एक बियर्डेड पीस भी थे जो स्टोन से पाए गए थे, और रेड सैंडस्टोन के बेसिकली ये बियर्डेड स्टोन थे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब ये सारी सिटीज हैं और इनमें क्या क्या पाया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैच करिएगा। सो लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि ये एक ऐसी सिटी है जहां पर डॉक पाया गया था। डॉक यानी कि सी पोर्ट, यानी कि ये एक पोर्ट सिटी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहनजोदारो में अभी अपन ने देख ही लिया, मोहनजोदारो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें पाई गई थी, जैसे कि डांसिंग गर्ल पाई गई थी, मदर गॉडेसेस की टेराकोटा स्कल्पचर भी पाया गया है, ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो में पाया गया है। इसके अलावा हड़प्पा में यदि आप देखोगे तो ग्रेनरी पाई गई है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप देखोगे मोहनजोदारो में भी ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है और हड़प्पा में भी ग्रेनरी पाई गई है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी ग्रेनरी है वो मोहनजोदारो में पाई गई है, उसे ग्रेट ग्रेनरी कहा गया है। और हड़प्पा में बेसिकली क्या था कि इस तरीके से छह स्टोरेज हाउस पाए गए थे, दो पैरेलल रोज में, और इसे कहा गया था ग्रेनरी। तो हड़प्पा में ग्रेनरी पाई गई है। और रंगपुर में क्या पाया गया है? पैडी हस्क। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ध्यान रखिएगा।
सो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहां से पाया गया है? मोहनजोदारो। मदर गॉडेसेस भी मोहनजोदारो, और बहुत सारी अदर आईवीसी की प्लेसेस से पाया गया है। पशुपति सील भी मोहनजोदारो से, ब्रॉन्ज बुल जो है कलीबंगन से पाया गया है। नेक्स्ट यदि आप हड़प्पा में देखो, जैसे मैं आपको बताया 2 rows ऑफ 6 ग्रैनरीज पाई गई है। मोहनजोदारो में अपन ने ऑलरेडी देख लिया, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स which one provides the evidence of a large open area with the terrace stands identify as a stadium? स्टेडियम जैसा स्ट्रक्चर कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तो वो जो पाया गया है वो है धोलावरिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। धोलावरिया में आप देखोगे एक स्टेडियम पाया गया है। स्टेडियम के आसपास आप जैसे देखोगे होर्डिंग्स आज की डेट में आपको लगी रहती है एड्स के लिए, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर पाया गया है। इसके अलावा जो स्टेडियम के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे स्ट्रक्चर है। अगेन कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा पंजाब एंड आसपास, ये सेमी एरिड रीजन है, यानी कि यहां पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि यहां पर क्या है, एक फैन शेप्ड का माउंटेन है जिसे क्या कहते हैं, अरावलीज। और जो अरावलीज के उठने की वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं उसके पैरेलली ब्लो करती है, इस वजह से वेस्ट साइड ऑफ द अरावलीज क्या है, बारिश कम होती है और डेजर्ट लाइक कंडीशन है। तो डेजर्ट लाइक कंडीशन है तो क्या वो स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी वजह से आप देखोगे वाटर हार्वेस्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, वाटर हार्नेस करने के लिए डैम्स एम्बैंकमेंट लाइक स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इसमें अपन सबसे पहली बात करेंगे, यदि आप देखोगे मौर्यन का जो कैपिटल था वो कहां पर था, पटना में। पटना को पहले बोला जाता था पटलिपुत्र। इसके अलावा कुम्भलहार में अशोका का पैलेस था। तो यहां पर दोनों जो स्ट्रक्चर हैं आप देखोगे, ये दोनों प्लेसेस में बहुत भव्य पैलेसेस बनाए गए हैं। और इस पैलेसेस को यदि आप देखोगे तो मेजरली ये वुड से बनाए गए हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा ग्रैंड तौर पर बनाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो एक ऐसा यूनिक एरिया था जहां पर अशोका ने महारत हासिल की थी, वो था लोगों से कम्युनिकेट करना। तो कहा जाता है जब कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बेसिकली जो अपनी जो वॉयलेंट स्पिरिट्स हैं उसे त्याग दिया। कई जगह यह भी कहा जाता है कि अशोका ने कलिंगा वॉर के समय 99 भाइयों को अपने मार कर गद्दी हासिल करी थी मौर्यन एम्पायर की। कितना सच है ये तो नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। अब जब ये सब कहा गया है तो उन्होंने क्या किया, जब अपना धर्म खुद से स्टार्ट किया, नॉन वायलेंस को प्रीच करना शुरुआत किया, तब वो क्या किए, उन्हें समझ में आया कि लोगों को अपना मैसेज देना, लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तौर पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग पिलर्स को इंस्टॉल करने लगा। और ये पिलर्स कहां पे थे, कहीं पर भी अचानक से आप देखोगे अलग अलग जगह में रैंडमली आइसोलेटेड पिलर्स थे, जिनका मेजर काम क्या था, ये अशोका के मैसेज को, जो नॉन वायलेंट के मैसेज को है उसे कम्युनिकेट करते थे। इसके बाद कभी भी ये स्टार्टिंग में युद्ध जीते हैं तो वॉर को जीतने के भी मैसेज दिया करते थे ये जो ऐसे पिलर। इसमें यदि आप देखोगे ये नॉर्मली सैंडस्टोन के बनाए गए थे। एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो सारनाथ का जो पिलर है, फिर चंपारण में लौड़िया नंदनगढ़ पिलर है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों अशोका के समय में बनाए गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडाप्टेशन ऑफ, एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। स्टेट एम्बलम कहां से लिया गया है, तो जो सारनाथ का पिलर है लायन कैपिटल, उससे लिया गया है ये नेशनल एम्बलम। यदि आप देखोगे दिस इज द नेशनल एम्बलम, आपने देखा होगा इंडिया का, जिसमें चार तरफ लायन है और 3 एनिमल्स जो है इंस्क्राइब्ड है। तो हाउ मैनी एनिमल्स आर सीन इन द इंडियाज एम्बलम, तो 4 लायंस और उसके बाद 3 और इंस्क्राइब्ड हैं। सो टोटल एनिमल्स आर 4। कौन कौन से एनिमल हैं यदि आप देखोगे तो 4 लायंस चारों डायरेक्शन में हैं। इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे एक हॉर्स है, ईस्ट डायरेक्शन में एक बुल है, एलिफेंट इन द साउथ एंड लायन जो चारों डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आप नेशनल एम्बलम और पशुपति सील के जो एनिमल्स हैं उससे कंफ्यूज हो सकते हो, तो प्लीज दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लायन है, उसमें टाइगर है। तो बेसिकली देखो, जो मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूं दोनों में क्या है। जो पशुपति सील है वो कहां पर है, वो आईवीसी में पाया गया है। आईवीसी में पाया गया है। आईवीसी था कहां पर एरिया, पंजाब और पाकिस्तान का एरिया, ये वाला एरिया है। और यदि आप देखोगे नेशनल एम्बलम,
ये है कहां पर, अशोका का एम्पायर, जो कि बिहार, यूपी इस तरीके के इंडिया में एरिया में पाया गया है। यानी कि ये ईस्ट टू सेंट्रल इंडिया के एरिया में पाया गया है। उस समय लायन पूरे के पूरे टेरिटरी में रोम करते थे, लेकिन आप देखोगे इस एरिया में, आईवीसी के एरिया में, पंजाब और इस तरीके के एरिया में कभी भी लायन का डिस्कवरीज नहीं पाया गया है। तो इस तरीके का कुछ आप ज्योग्राफिकल कनेक्शन यूज करके ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है शायद, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो उस उपनिषद का नाम है मुंडाक उपनिषद। ये इसका कहने का अर्थ है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, हमेशा और हमेशा सच की ही जीत होती है। ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि ये जो नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड है, इसी वजह से इसे कहां से लिया गया है? मुंडाक उपनिषद से। नाउ विच इवेंट इन बुद्धास लाइफ इज डिनोटेड बाय द टर्म धर्म चक्र परिवर्तन? अब ये जो क्वेश्चन फिर से कहां आता है, ये जो नेशनल एम्बलम जो है ये किस चीज को दिखाता है? वो दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन को। ये सारनाथ में बनाया गया है। और कब बनाया गया था? जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट अचीव हो गई थी और उन्होंने अपना फर्स्ट सरमॉन, यानी कि पहली बार अपने शिष्यों को अपना ज्ञान दिया था, उन्हें आगे का राह दिखाया था। इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, जब अपन आगे बुद्धिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो उसमें बहुत सारे टर्म अपन पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे निर्वाण, फिर एक पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण, इस तरीके के टर्म्स अपन बुद्धिज्म में पढ़ेंगे और ये सारे के सारे अपन डेप्थ में करेंगे। निर्वाण मतलब कि जब एनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हैं। महापरिनिर्वाण मतलब होता है जब अल्टीमेट पीस मिल जाता है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है, डेथ हो जाती है। और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब कि फर्स्ट सेरेमन का इंसिडेंट। ये इंसिडेंट को कैसे डेपिक्ट किया जाता है? इसी जो एम्बलम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसी से डेपिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें जो लायन रहते हैं वो क्या दिखाते हैं कि बुद्धा जो है चारों डायरेक्शन में धर्म को फैला रहे हैं, ये दिखाता है। इसके अलावा बेसिकली अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूपा क्या होता है? अब देखो, बहुत समय से, इवन वैदिक पीरियड के पहले से एक प्रथा चली आ रही थी स्तूपा। स्तूपा में यानी कि जो भी मर गया है उसके जो शेष हैं, जो जला दिया जाता है, उसकी जो राख है, उसको रखा जाता था एक हेमिस्फेरिकल बिल्डिंग में, जिसे कहा जाता है स्तूपा। यानी कि जो बरियल माउंड होता है, जो जलाने के बाद जो भी कुछ रखना है उसके आसपास एक बिल्डिंग बनाई जाती है। नॉर्मली हेमिस्फेरिकल होती है, वॉल्टिक होती है, गोल आकार से होती है, उसे कहा जाता है स्तूपा। ये वैदिक पीरियड से के समय से चल रही है, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों ने इसे ज्यादा प्रचलित बनाया और ज्यादा ग्रैंड बनाया। इसी वजह से आप देखोगे इनिशियली ये एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। नॉर्मली जो कोर होता था वो ईंटों से ढक के बना दिया जाता था, सिंपल मिट्टी के ईंटों से बना के कर जाता था। बट जैसे जैसे बुद्धिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट होते गया, ये एक आर्किटेक्चर की स्टाइल बनते गई और इस ब्रिक के बाहर बहुत सारी डेकोरेटिव लेयर्स बनने लग गई। यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई जो बर्न्ट ब्रिक से बनने लगी। दैट इज अ बेसिक आइडिया। और उसके बाद आगे अपन देखेंगे पोस्ट मॉरियन पीरियड में इस बिल्डिंग को बहुत बड़े बड़े गेटवे से डेकोरेट करना जाने लग गया। उस गेटवे को कहा जाता था बुद्धिस्ट के अंदर तोरन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत ही फेमस स्तूपा है सांची स्तूपा। ये किसके द्वारा बनाया गया था? एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इसे बनाया गया था अशोका के द्वारा। इसके अलावा अशोका ने कुछ और सांची स्तूपा के अलावा भी पिप्परवाह स्तूपा भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया था मौर्यन पीरियड में, मौर्यन पीरियड के पहले का है सॉरी। और ये और ज्यादा सबसे पुराना एग्जिस्टिंग स्तूपा है आज की डेट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट डिफरेंस, करेक्ट पूछा है, बिटवीन द चैत्या एंड विहार। अब देखो क्या हुआ था, बेसिकली जब वैदिक पीरियड आया तो वैदिक पीरियड के बाद बेसिकली ऋग्वेदा के बाद क्या हुआ था, फ्यूचर पीरियड में क्या हुआ, जो वैदिक जितने भी रिचुअल्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए। उनमें क्या हुआ, ब्राह्मणों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, पंडित की पूजा और जितनी भी सेरेमनीज बढ़ने लग गई। इस वजह से आप देखोगे दो जो रिलीजन है कास्ट आउट होके अलग हुए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल था, पहला था बुद्धिस्ट और दूसरा था जैनिज्म। ये दोनों के दोनों इन्हीं से कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड विद द वैदिक रिलीजन से
से हटकर दो रिलीजन का सेटअप हुआ। अब जब ये दोनों रिलीजन सेटअप हुए तो आप देखोगे ये बहुत जगह अपने अपने मैसेंजर्स लेके जाते थे जहां पर इन रिलीजन को ये प्रीच करते थे। अब ऐसे ही कई बार जब वीरान इलाके में रहते थे तो यहां पर बहुत सारे इन्होंने देखा कि रॉक केव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे और इन्हीं रॉक केव स्ट्रक्चर्स को ये देखेंगे कि यहां से इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। तो इसमें में से दो जो रॉक केव स्ट्रक्चर थे, एक था विहार्स और एक था चैत्या। तो जो चैत्या था वो था प्रेयर हॉल, यानी कि जब भी कोई बुद्धिस्ट यहां पर रुकते थे, बुद्धिस्ट या जैनिस्ट, वो क्या करते थे, इस बेसिकली इस केव स्ट्रक्चर पे, रॉक कट केव स्ट्रक्चर में प्रेयर करते थे। और जो विहार था वो स्टेइंग प्लेस थी या रेसिडेंशियल प्लेस थी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ विहार एंड चैत्य। चैत्य यानी कि प्रेयर हॉल, विहार यानी कि रेसिडेंशियल हॉल्स। तो विहार इज अ वर्शिप प्लेस, बिल्कुल गलत। चैत्या इज अ वर्शिप प्लेस बट विहार इज द रिसाइडिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट भिक्षुस। दैट इज द बेसिक आइडिया। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहां से आप देखोगे, और जब यहां पर आने लग गया, जब बुद्धिस्ट और जैन लोग जब केव्स का यूज करने लग गए, वहीं से डेवलप होता है आइडिया ऑफ केव आर्किटेक्चर। आगे अपन देखेंगे इन केव्स में भी आप देखोगे बहुत तरीके की पेंटिंग्स बनने लग गई, जिसमें आप देखोगे फ्रेस्को स्टाइल, टेम्परा स्टाइल अपन पढ़ेंगे, उन सारी को यूज करके बहुत अच्छे से पेंट किया जाने लग गया। इसके अलावा केव्स की एंट्री को डेकोरेट करने लग गया, स्कल्पचर्स को जगह ड्रॉ करने लग गए, इस तरीके से डेकोरेशन बढ़ने लग गया। इसी में से यदि आप देखोगे बराबर और नागार्जुनी जो केव्स हैं, ये दोनों दशरथ के समय में बनाए गए थे, जो कि ग्रैंड सन ऑफ अशोका थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री द NBPW इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या है ये टर्म? तो ये है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या है? एक तरीके से एक काइंड ऑफ पॉटरी है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब नॉर्मली आप आज भी देखोगे तो कभी आप गांव में जाओगे तो जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही काली मिट्टी के बने होते हैं, प्योर ब्लैक होते हैं और बहुत ही ज्यादा लस्टरस होते हैं, अलग सी चमक रहती है उनमें। उसी को कहा जाता है NBPW। ये कौन से पीरियड में थे? ये मौर्यन पीरियड में और महाजनपदा पीरियड में थे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इससे क्या किया जाता है, पॉटरी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पीरियड है। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रॉक कट केव्स। चैत्या और विहार के बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल आप देखो, कार्ले चैत्या हॉल, अजंता केव्स, इस तरीके के। स्तूपा भी अपन ने देख लिया है। स्तूपा क्या होता है? जहां पे बरी किया जाता है। अब आप एक चीज देखोगे, जहां पर सारे के सारे आर्किटेक्चर इवॉल्व हुए, वहीं पर स्तूपा जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्तूपा की प्रैक्टिस डिक्लाइन होने लग गई। यानी कि मौर्यन पीरियड तक बहुत सारे स्तूपा बने, लेकिन स्तूपा का मौर्यन पीरियड के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन होने लग गया। और आप देखोगे गुप्ता पीरियड से तो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। ऐसा नहीं है मौर्यन पीरियड में नहीं बनाए गए, लेकिन ये ट्रेंड आप देखोगे पोस्ट मौर्यन, मौर्यन के बाद डिक्लाइन होने लग गया। थोड़ा सा ग्रैंडवर हुआ था, यानी कि बड़ा हो गया, तोरण इनकॉर्पोरेट किए गए, बट ओवरऑल स्तूपा का ट्रेडिशन मौर्यन पीरियड तक सबसे ज्यादा था, फिर आगे जाके ये डिक्लाइन होने लग गया। नेक्स्ट अपन आप देखेंगे, जब मौर्यन पीरियड के बाद आप देखोगे तो यहां पर 3 एरिया में 3 आर्किटेक्चर के स्कूल्स डेवलप हुए। तो यदि अपन देखें उन 3 स्कूल्स में यदि अपन देखें तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो एक एरिया ये आया जो गांधार का एरिया है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में, ये वाले एरिया में डेवलप हुआ गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। वहीं पर इन द सेंट्रल एंड द वेस्ट ईस्टर्न यूपी डेवलप हुआ मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और इन द बेसिकली विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन, यहां पर डेवलप हुआ अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुए। अपन देखेंगे तीनों के बीच में कुछ कुछ अंतर थे, बट ब्रॉडली जो थे एक ही समय के थे, कुछ सिमिलैरिटीज भी थी तीनों के बीच में। तो ऐसा ही जो पहला स्कूल था वो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वाज डेवलप्ड इन विच डायनेस्टी। तो अपन बेसिकली देखेंगे जो गांधार है और मथुरा है, ये दोनों के दोनों स्कूल जो हैं
कुशन्स रूलर के तौर पर के अंडर डेवलप हुए, वहीं पर अमरावती जो है सतवाहनास के अंदर डेवलप हुए थे। दीज आर द थ्री मेजर स्कूल्स। अब देखो, कभी भी कोई स्कूल बनता है, कोई आर्किटेक्चर का मेथड बनता है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे आर्किटेक्चर अपने नेसेसिटी के हिसाब से, अपने अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से। तो आप देखोगे इन तीनों जगह की जो आप लोकेशन देखोगे काफी अलग है, तो इसी वजह से जो मटेरियल यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा अलग है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे अमरावती में क्या है, नदी बहती है यहां पर कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के बैंक्स में मार्बल अवेलेबल है, व्हाइट मार्बल। इसीलिए आप जब अमरावती स्कूल के बारे में देखोगे तो वो व्हाइट मार्बल से कंस्ट्रक्शन को बनाए गए हैं। इसके अलावा अब आप ये भी समझो, ये जो एरिया है मथुरा वाला और आसपास पूरा, यहां पर वैदिक सिविलाइजेशन के कारण एक सनातन धर्म की बहुत अच्छे से स्टैब्लिशमेंट हो गई थी। तो जो मथुरा स्कूल है वो क्या करेगा, ना सिर्फ क्या करेगा बुद्धिज्म से कुछ लेसन्स लेगा या कुछ अपने आर्ट फॉर्म लेगा, बल्कि जैनिज्म और हिंदुइज्म से भी लेगा। वहीं पर अमरावती और गांधार स्कूल में बेसिकली आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों से इंस्पायर्ड थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यदि गोदावरी ये गांधार स्कूल देखोगे, ये सेटअप किसके अंदर हुआ, कुशानास के अंदर। कुशानास बेसिकली क्या थे, वो बेसिकली सेंट्रल इंडिया के से एसोसिएटेड इनके लीनिएज रही है। तो जब एसोसिएटेड रहे हैं सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल एशिया में बेसिकली कौन सा रिलीजन है, बुद्धिज्म। उस समय बुद्धिस्ट था, तो इस वजह से आप देखोगे कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता। आज की डेट में बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन इनिशियल बुद्धिस्ट था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सो इसी को बैच करने के लिए कहा गया है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विच कौन सा स्टोन यूज किया गया था। तो अमरावती स्कूल का अपन ने ऑलरेडी देख लिया, व्हाइट मार्बल, तो अमरावती का व्हाइट मार्बल होगा। यदि अपन देखें मथुरा, तो मथुरा में कौन सा एक्सटेंशंस है, वो है विंध्यंस, अपन ने पढ़ा है। विंध्यंस में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन इज वन ऑफ देम। इसी वजह से आप देखोगे मथुरा स्कूल विंध्यन से क्या लेगा, रेड सैंडस्टोन। वहीं पर गांधार स्कूल क्या है, गांधार क्या है, एक पहाड़ी इलाका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया में, इसी वजह से यहां पर ग्रे सैंडस्टोन और मडन स्टको। मडन स्टको मतलब क्लेई मटेरियल से जो बनता है, पहाड़ से जब नदी नीचे आती है तो नदी बहुत सारे मड और स्टक को डिपोजिट करती है, उससे कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो गांधार स्कूल से ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन और टको, ये आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सब एरिया अपन ने ऑलरेडी देख लिया। अब गांधार स्कूल का जो इन्फ्लुएंस है, आसपास आप देखोगे ग्रीक एंड रोमन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस है। वहीं पर जो दो अदर स्कूल्स हैं, सतवाना और मथुरा स्किल, ये दोनों के दोनों स्कूल्स क्या है, इंडिजिनस यानी कि देसी स्टाइल से बनाए गए हैं, और ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर खत्म होता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन आगे मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के स्कूल्स, एंड देन विल मूव टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So that's all for this video. Thank you and have a great day.